प्रिय विद्यार्थियों, मैं डॉक्टर अशोक कुमार मीणा, एसोसिएट प्रोफेसर हिंदी। आज हम जयशंकर प्रसाद के ध्रुव स्वामिनी नाटक के अंतर्गत ध्रुव स्वामिनी नाटक के शीर्षक पर बात करेंगे कि ध्रुव स्वामिनी नाटक का शीर्षक किस आधार पर और क्यों रखा गया। प्रसाद जी के नाटकों का अध्ययन करने के उपरांत आप यह समझ पाते हैं कि प्रसाद जी अपने नाटकों के नाम अक्सर उनके प्रमुख पात्रों के नाम पर रखते हैं, जैसे राजश्री, अजातशत्रु, स्कंदगुप्त, चंद्रगुप्त, ध्रुव स्वामिनी आदि नाम इसके उदाहरण स्वरूप देखे जा सकते हैं। नाटक का केंद्रीय पात्र होने के साथ साथ सभी पात्र इतिहास प्रसिद्ध व्यक्ति हैं, यानी इनके जो भी नाटक हैं उनमें सभी में कामना को छोड़कर, जी कामना नाटक का जो शीर्षक है, कामना को छोड़कर अन्य सभी पात्र या नाटक के जो प्रमुख पात्र हैं या प्रधान पात्र हैं या नायक हैं वो सभी इतिहास प्रसिद्ध व्यक्ति रहे हैं और नाटक का कार्य व्यापार प्रमुख रूप से इनसे ही संबंधित रहा है। इस दृष्टि से इस प्रकार का नामकरण पर्याप्त उपयुक्त प्रतीत होता है। उपयुक्त प्रतीत होता है यानी सही प्रतीत होता है। ध्रुव स्वामिनी नाटक का केंद्रीय पात्र ध्रुव स्वामिनी है। चंद्रगुप्त उसके सहायक के रूप में आया है और रामगुप्त विरोधी पात्र के रूप में। नाटक में प्रमुख संघर्ष ध्रुव स्वामिनी का ही है। भारतीय नारी की समस्या का प्रकटन ध्रुव स्वामिनी की समस्या के रूप में हुआ है, यानी भारतीय नारी का जो चरित्र है या भारतीय नारी की जो समस्याएं हैं वो सारी समस्याएं ध्रुव स्वामिनी के चरित्र में प्रसाद जी ने गूंथ दी हैं और समस्या के समाधान का प्रभाव भी प्रमुख रूप से ध्रुव स्वामिनी पर ही पड़ा है। इस तरह मुख्य फल प्राप्ति उसे ही हुई है। राक्षस विवाह से मुक्ति और महादेवी पद की सम्मानपूर्ण प्राप्ति दोनों की भोक्ता प्रमुख रूप से ध्रुव स्वामिनी है। यद्यपि अपन देख सकते हैं कि चंद्रगुप्त को भी सम्राट का पद प्राप्त होता, तथापि उसकी प्राप्ति के लिए वह नाटक में कहीं भी प्रयत्नशील दिखाई नहीं देता। पिता से मिला अधिकार वह स्वेच्छा से छोड़ चुका है, यानी अपने बड़े भाई के हित में उसने अपना पद छोड़ दिया था और अपनी स्थिति से भी संतुष्ट है। ध्रुव स्वामिनी के प्रति उसका प्रेम भी परिस्थितियों की प्रेरणा से प्रकट होता है। उसकी रक्षा में भी वह कर्तव्य भावना से प्रेरित होकर ही प्रवृत्त होता है, यानी जब रामगुप्त सकटार को या सकराज को ध्रुव स्वामिनी को सौंपने के लिए तैयार हो जाता है, तब ध्रुव स्वामिनी प्रतिवाद करती है, प्रतिकार करती है कि मैं ही क्यों जाऊं। तो उसी समय चंद्रगुप्त स्थिति को संभालता है और ध्रुव स्वामिनी के साथ चंद्रगुप्त भी स्त्री वेश में जाता है और सकराज का काम तमाम करके ध्रुव स्वामिनी को
सम्मान अपने राज्य में ले आता है। अंत में शकदूर पर अपने आधिपत्य की घोषणा भी मंदाकिनी की प्रेरणा और परिस्थितियों के दबाव से करता है। यानी चंद्रगुप्त कहीं भी स्वेच्छा से राजपद के लिए अपने आप को उत्तराधिकारी नहीं मानता। उसे राजाधिराज पद परिषद के निर्णय द्वारा प्रदान किया जाता है। स्वयं वह रामगुप्त को पदच्युत करने का कोई भी प्रयत्न नहीं करता। इस तरह फल प्राप्ति की प्रमुख भोक्ता ध्रुव स्वामी ही है। इस प्रकार से फल प्राप्ति की दृष्टि से यह नायिका प्रधान नाटक है। नायिका प्रधान नाटक होने के कारण भी इसका ध्रुव स्वामिनी नामकरण सर्वथा उपयुक्त है। प्रसाद यदि चाहते तो समस्या पर आधारित नाम भी रख सकते थे, किंतु यह न तो प्रसाद की प्रवृत्ति के अधिक अनुकूल होता और न ही समस्याओं को एक साथ प्रतिनिधित्व कर पाता। यानी जितनी भी समस्याएं इसमें उठाई गई हैं, उन समस्याओं का दूसरा शीर्षक दे दिया जाता तो वो पूर्णतया उसका प्रतिनिधित्व नहीं कर पाती। इसलिए प्रसाद जी ने सभी समस्याओं के समाधान के लिए या सभी समस्याओं को ध्रुव स्वामिनी के चरित्र में गूंथते हुए इसका नाम ध्रुव स्वामिनी दिया है। इस प्रकार आप देख सकते हैं कि ध्रुव स्वामिनी जो शीर्षक है वो उपयुक्त है। इसलिए ध्रुव स्वामिनी नाटक सामाजिक नाटक होने के साथ साथ समस्या नाटक भी है। इस पर विचार हम कल करेंगे या अगले व्याख्यान में करेंगे। धन्यवाद।